नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का ये जो है चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है खनिज और शक्ति संसाधन। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आपको खनिजों के बारे में बताया जाएगा कि खनिज क्या होते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं और खनिजों का जो है वो खनन कैसे किया जाता है। और एक ख़ास बात जो है ये होगी कि पूरे विश्व में किस किस देश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और ख़ास करके भारत में किस किस राज्य में किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों की सूची जो है बाकायदा इसमें मिलने वाली है। और शक्ति संसाधन के अंतर्गत हम लोग ऊर्जा के स्वरूप देखेंगे, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो ऊर्जा जो है कितने प्रकार की होती है और ये जो है इसके भी बारे में हम लोग वर्ल्ड वाइड और इन इंडिया कहाँ कहाँ इसका वितरण है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर का पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। किरी सुकांत से मिलने के लिए धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। तो यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। यहाँ ट्रकों को देख रही हो, ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने ऐसा उत्तर दिया। ठीक है, तो ये कोयला खदान के निकट होने के कारण जो है यहाँ पर जब पूरा क्षेत्र था वो काला भूरा एकदम लद गया था। सुकांत ने ऐसा बताया। अब उसमें क्वेश्चन आता है कि खनिज क्या है, कुरी पूछती है। फिर सुकांत कहता है कि क्या आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे भी मिलाए जाते हैं। जब आप पके बिस्कुट खाते हैं तो उसके अवयवों को आप पृथक रूप से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। उसमें जो है कई सारे जो है वस्तुएं मिली हुई होती हैं। इस प्रकार इस पृथ्वी पर जो है वो चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। चट्टान प्रपटी पर सभी जगह फैले हुए होते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे कि खनिज क्या होता है। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन हो वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। तो ये हो गया आपके खनिज का जो है डेफिनेशन कि खनिज क्या होता है। तो खनिज जो है सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होता है, किसी विशेष क्षेत्र में फैल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे भी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां आसानी से अभिगम में भी नहीं है, यानी पहुंचा भी नहीं जा सकता है। जैसे कि अंटार्कटिक महासागर संस्तर में पाया जाता है और अंटार्कटिका में पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है हम लोग अभी पहुंच करके इसका दोहन भी नहीं कर सकते। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में जो है वो निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा जो है अपने आप वो निर्मित होते हैं और वे अपने भौतिक गुणों जैसे कि रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण क्या होता है यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो ये जो है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ही क्या हो जाते हैं? निर्मित होते हैं। और भौतिक गुण जैसे कि रंग, घनत्व, कठोरता के कारण जो है वो पहचाने जाते हैं और रासायनिक गुण विलेयता के आधार पर भी वो पहचाने जाते हैं। अब आपके भोजन में जो नमक है और आपके पेंसिल में जो दोस्तों ग्रेफाइट है वो भी क्या है? एक खनिज है। ठीक है, तो आपके आसपास ही जो है बहुत सारे खनिज हैं जिनको आप पहचानिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे खनिजों के प्रकार। तो पृथ्वी पर जो है 30,000 से अधिक प्रकार के जो है वो कई खनिज पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर मुख्यतः हम इसको धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत करते हैं। किसमें? धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकरण करते हैं। साइड में देख लेते हैं। फैल जो है फैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। फैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? अयस्क। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है तो वो क्या होते हैं? अयस्क, यानी किसे और कहते हैं। अब खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक भी अगेन 2 टाइप का, एक लौह होता है और दूसरा
अलौह होता है। तो लौह खनिज और अलौह खनिज। धात्विक खनिजों में धातु जो है वो कच्चे रूप में होती है और धातुएं जो है कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को स्वचालित करती हैं। तो धात्विक जो खनिज होते हैं उनका जो है मेन जो वो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऊष्मा और विद्युत को वो स्वचालित करती हैं और इनमें द्युति यानी कि चमक की विशेषता होती है और ये कठोर पदार्थ भी होते हैं। तो लौह अयस्क हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज ऑक्साइड अयस्क हो गया, इनके कुछ जो है वो उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह भी हो सकते हैं। तो जो लौह खनिजों जैसे कि लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह वाले में जो है खनिज में लोहा नहीं होता है। और कुछ अन्य धातुएं भी हैं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा या शीशा, तो ये भी हो सकते हैं। तो लौह और अलौह जिनमें लोहा पाया जाता है उसे लौह कहते हैं, जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है उसको अलौह कहते हैं। अधात्विक वाले में देखते हैं दोस्तों, तो अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं जैसे कि चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब खनिजों के उदाहरण हैं जो अधात्विक खनिज हैं। खनिज ईंधन जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम भी हो गया, तो ये सब भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को अब जो है खनन, प्रवेधन, आखनन द्वारा जो है वो निष्कर्षित किया जाता है। तो मुख्यतः जो है 3 प्रकार हैं इसके निष्कर्षण के, वो हम लोग देखते हैं। खनिजों का निष्कर्षण खनन, प्रवेधन और आखनन 3 प्रकार से किया जाता है। खनन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक विविध खनन और एक कूपकी खनन। तो इन्हीं सब के बारे में हम इसमें जो है वो देखेंगे। पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया वो क्या कहलाता है? खनन। तो सतह के अंदर जो शैलें दबी हुई हैं उनको बाहर जिस प्रक्रिया से हम बाहर निकालते हैं तो उसको खनन कहते हैं। अगर खनिज जो है वो कम गहराई में स्थित है तो केवल पृष्ठीय स्तर को हटा करके ही हम निकाल लेते हैं, तो इस प्रकार के खनन को विवृत खनन कहते हैं। और गहन वेधन जिन्हें कि क्या कहते हैं? कूपक कहते हैं। अगर अधिक गहराई में जो है खनिज निक्षेप स्थित है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कूपकी खनन जो है के माध्यम से जो है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। कूपकी खनन कहते हैं जो अधिक गहराई तक जाना होता है। और जैसे कि पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया, तो ये धरातल के बहुत ज़्यादा नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की जो है वो खुदाई की जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रवेधन कहते हैं। तो ये गहन कूपों की खुदाई की जाती है किसके लिए? प्राकृतिक गैस के लिए और पेट्रोलियम के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रवेधन कहते हैं। और सबसे लास्ट में अगर जो खनिज है वो बिल्कुल सतह के निकट ही स्थित है, सतह के निकट ही स्थित है, तो उसे क्या करेंगे कि आसानी से ही हम खोद करके निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। तो इतने प्रकार से दोस्तों वो जो है खनिजों का निष्कर्षण जो है किया जाता है। अब इन्हीं में से आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है कि जैसे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जो है निष्कर्षण हम किस प्रक्रिया से करते हैं, तो 4 ऑप्शन बना करके दे दिया, खनन, आखनन, प्रवेधन, तो आपको एक बताना रहेगा। तो इस टाइप से आपको माइंड में रखना है। अब यहाँ साइड दिया है कि शैलों को रंग देख करके हम बता सकते हैं कि ये कौन सा जो है खनिज है। जैसे कि अगर शैल का रंग नीला है तो हम बता देंगे कि वह तांबा है, ठीक है, अयस्क। चलिए खनिजों का वितरण हम लोग देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो खनिज हैं वो विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैल में, कुछ कायांतरित शैल में और कुछ अवसादी शैल में। अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको देखना है कि जो धात्विक खनिज हैं वो आग्नेय शैल और कायांतरित शैल समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ही नोट कर लेना है कि जो धात्विक खनिज हैं वो किन शैलों में पाए जाते हैं, आग्नेय शैल और कायांतरित शैल में, और जिनसे कि विशाल पठारों का निर्माण होता है। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे
मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में क्या पाए जाते हैं? अधात्विक खनिज। ठीक है, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, तो फ्रांस के काकेकस प्रदेश जो है वो चूना पत्थर निक्षेप, और जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप, अल्जीरिया के फास्फेट फनस्तर इसके कुछ जो है वो उदाहरण हैं। तो खनिज ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये भी अवसादी फनस्तर में ही पाए जाते हैं। तो एक चीज़ जो इनका निष्कर्षण है, वो जो धात्विक खनिज हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो आग्नेय शैल में और कायांतरित शैल में, और जो अधात्विक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अवसादी शैल में पाए जाते हैं। और जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम और साथ में प्राकृतिक गैस है, वो किस में पाए जाते हैं? ये भी अवसादी शैल में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से किस शैल में किस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर एक मैप के द्वारा वर्ल्ड वाइड जो है बताया गया है, लोहा, तांबा, बॉक्साइट। तो आप लोग यहाँ तांबा 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 ये चिली पेरू वाला क्षेत्र देख सकते हैं, यहाँ पे तांबा तांबा यहाँ पे क्षेत्र देख सकते हैं, यहाँ भी तांबा वाला क्षेत्र देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोहा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो है बॉक्साइट का क्षेत्र है। तो ऐसे ही आप जो है मैप के माध्यम से चीज़ों को देख सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। एशिया में अगर बात करें तो चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से हैं। तो चीन जो है वो शीशा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप हैं। तो ये सारी चीज़ें एशिया में चीन और भारत के पास जो है लौह अयस्क के विशाल निक्षेप हैं। और चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व में क्या हैं? अग्रणी टिन उत्पादक हैं। तो ये चीज़ें आपको देखना है। यूरोप में देखते हैं तो यूरोप विश्व के लौह अयस्क अग्रणी उत्पादक है। रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, स्वीडन हो गया और फ्रांस हो गया, यहाँ लौह अयस्क के जो है वो विशाल निक्षेप वाला देश है। तांबा, शीशा, जस्ता, मैंगनीज और निकल जो है वो पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो इनको भी आपको लिस्ट बनाना है कि कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। स्विट्जरलैंड में अभी कोई भी ज्ञात निक्षेप नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना है। यूरोप में देखते हैं तो यूरोप जो है विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, स्वीडन हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर जो है लौह अयस्क के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक, चलिए उत्तरी अमेरिका में देखते हैं तो खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। एक ग्रेट लेक क्षेत्र में, एक उत्तरी कनाडियन शील्ड में और एक अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। तो जो लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन जो होता है वो कनाडियन शील्ड प्रदेश से जो है होता है। और कोयला हो गया वो अपलेशियन प्रदेश में और पश्चिमी कार्डिलेरा में। तांबा, शीशा, जस्ता, सोना, चांदी आदि के जो है वो विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। तो इसका आपको एक ऐसे आपको बना लेना है चार्ट टाइप में कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलती हैं, ये आपको नोट टाइप से तैयार करना है। चलिए दक्षिणी अमेरिका में देखते हैं तो जो ब्राज़ील है वो विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। और अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। अभी आपको मैंने मैप पे बताया था। तो ब्राज़ील और बोलीविया जो है वो विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका जो है उसके पास जो है सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, बॉक्साइट बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो स्पेशली सोना और हीरा के विशाल निक्षेप के लिए ज़्यादा फेमस है। खनिज तेल की अगर बात करें तो उसमें वेनेजुएला, अर्जेंटीना ये जो है काफ़ी फेमस हैं। अगला हम लोग देखते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका खनिज संसाधनों से धनी है। हीरा हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग जो है उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं।
तेल जो है वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में जो है वो पाए जाते हैं। तो जितने भी हाईलाइटेड हैं या जो भी हम बता रहे हैं वो मेन पॉइंटें हैं, वो अगर आप नोट करना चाहें तो वही जो है आप नोट करते हुए एक शानदार नोट्स आप बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में बॉक्साइट का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। सोना, हीरा और लौह अयस्क, टिन और निकेल का भी अग्रणी उत्पादक है। और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्र है, ये सोने के जो है बड़े निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनकी सबकी आपको लिस्ट बनानी है, तैयार करनी है। अंटार्कटिका में जो है वो खनिज के निक्षेप हैं। पूर्वानुमान से कुछ संभवता है विशाल के लिए अंटार्कटिका जो है यहाँ पर सभी ये क्या हैं, अभी यहाँ पे संभवतः अनुमान लगाए गए हैं, चूँकि अभी मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर अभिगम्य नहीं है, तो ये पूर्वानुमान है कि यहाँ पर मिल सकते हैं। अब भारत की बात करते हैं तो लोहा देख लेते हैं। तो उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप है भारत में, और मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इतने क्षेत्रों में जो है वो लोहा पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। और अभ्रक की अगर बात करें तो उसका जो है मुख्य निक्षेप झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। और एक जो फेमस पॉइंट है वो ये कि भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 स्थान है अभ्रक के उत्पादन और निर्यातन में। तांबा देखते हैं तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, झारखंड में पाया जाता है। मैग्नीज का निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में। सोना जो है वो कर्नाटक के कोलार में सोने का निक्षेप है। और ये खाने जो हैं क्या हैं? विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक हैं। ठीक, तो इन सबको आपको एक नोट टाइप पे बनाते चलना है, जैसे मैंने बताया है कि कौन कौन सा खनिज किस किस जगह पाया जाता है। ठीक, चलिए चूना पत्थर देखते हैं तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा। नमक देखते हैं तो समुद्र, झील और फैलों से प्राप्त होते हैं। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और जो है निर्यातक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो खनिजों का उपयोग, तो खनिजों का उपयोग कई सारे उद्योगों में होता है, जैसे रत्न बनाने में भी होता है, और ये प्रायः जो है कठोर होते हैं, तो आभूषण बनाने में, ठीक है, और विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा भी एक धातु है जिसका उपयोग सिक्का बनाने में करते हैं, आप पाइप भी बना लेते हैं। कंप्यूटर उद्योग में जो प्रयुक्त होने वाला देखते हैं सिलिकॉन है, वो क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग जो है अब वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जगहों पर होने लगा है। ये बॉक्साइट अयस्क से पाया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक जो है वो आपके एल्यूमिनियम के बनते हैं। खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो खनिज जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक, तो जो मानवीय उपयोग की दर है उसकी तुलना में जो निर्माण की दर है वो बहुत ही कम है। तो अगर खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना जो है वो आवश्यक हो गया है। तो धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है। ठीक है, कि जैसे कोई बर्तन बन गया तो उसको हम लोग उपयोग किए तो फेंके ना, उसको जो है कबाड़ी में बेच दें और जा करके पुनर्चक्रित हो करके फिर से कोई सामान जो है वो बन करके आ जाए। तो इससे जो है हम खनिजों का संरक्षण बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, खनिज समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं शक्ति संसाधन। तो फन्नी की माँ जो है अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। गीजर जानते हैं, पानी गर्म करना। फन्नी को जगाने से पहले उसके वस्त्र पर जो है वो इस्त्री करती है, यानी कि प्रेस करती है। इसके बाद जो है ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस डालती है, यानी कि जिसे उसमें जो जूस बन जाता है। फन्नी जो है स्नान कर लिया, फिर उसके बाद फिर आओ नाश्ता करो। फिर स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। और मेन काम जो है विद्यालय जाते समय फन्नी बत्तियों और पंखों को बंद करना भूल जाता है। तब माँ जो है उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो गैजेट हैं बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता जो है वो मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करता है। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज़ है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से वो परिवर्तन आ गया है। ऊपर के
जो थोड़ी सी कहानी है उसके माध्यम से आप समझ गए होंगे और आप भी जो है व्यवहारिक जीवन में ये महसूस कर भी रहे होंगे। तो शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि उद्योग हो गया, कृषि हो गया, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा, इन सब में शक्ति की आवश्यकता होती है। तो विस्तृत रूप से जो ऊर्जा के संसाधन हैं इनको हम परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में जो है वो वर्गीकृत करते हैं। तो पहले हम परंपरागत संसाधनों के बारे में देखेंगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि इसकी परंपरा चली आ रही है। तो परंपरा मतलब जो लंबे समय से चली आ रही हो, सामान्य रूप से जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हों, उसी को हम परंपरागत स्रोत मानते हैं। जैसे कि ईंधन हो गया और जीवाश्म ईंधन हो गया, ये क्या है, परंपरागत जो है वो ऊर्जा के स्रोत हैं। तो अब जो है आप परंपरागत और गैर परंपरागत में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। अब इसमें जो आपको दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि जो जितने भी परंपरागत स्रोत हैं उनके लाभ और हानि क्या हैं। तो जैसे खनिज तेल हो गया, इनके लाभ क्या हैं कि आसानी से परिवहनीय हैं, टैंकर में ले गए। पेट्रो रसायन क्या हैं, ये उद्योग का आधार हैं। अब इधर प्राकृतिक गैस में अगर देखें तो आसानी से ये भी परिवहनीय है, इसको पाइपलाइन के द्वारा हम ले जा सकते हैं। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ भी है ये और तेल से सस्ता भी होता है प्राकृतिक गैस। हानियाँ क्या होती हैं, तेल के अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय। तो तेल का अधिप्लावन जो होता है यानी कि तेल जो है रिस जाता है, बह जाता है, और गैस जो रिस जाता है उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। ये इससे जो निर्मुक्त प्रदूषक होते हैं वो अम्ल वर्षा करते हैं। अम्ल वर्षा यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और NO2 और SO2, ये जो है दोनों मिल करके क्या करते हैं, अम्ल वर्षा करते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं। और इसमें देखेंगे कि नए ईंधन का अन्वेषण जो है इसमें वो आसान नहीं होता है। उसके बाद ईंधन में देखते हैं तो सुप्राप्य है, बहुसंख्य लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। ईंधन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जो गाँवों में लकड़ी उकड़ी जो है जंगलों से लाते हैं उसी को ईंधन कहा जाता है। हानि क्या होता है कि संग्रहण में अधिक समय लगता है, प्रदूषण भी फैलाता है, जलता है तो धुआं निकलता है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है यानी CO2 गैस ज़्यादा निकलता है। और नवीकरण में निर्वनीकरण जो है, जब हम ईंधन काट करके लाते हैं वनों से तो उससे क्या होता है, निर्वनीकरण। ठीक, चलिए कोयला में देखते हैं तो विस्तृत रूप से उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरण के लिए भी उपयुक्त है। हानि क्या होता है कि प्रदूषण का ये भी स्रोत है और परिवहन के लिए जो है ये बहुत भारी होता है। जल विद्युत में हम लोग देखते हैं कि लाभ क्या है, तो प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और सस्ता भी है। प्रदूषण मुक्त भी है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा, क्योंकि इसको डैम बनाया जाता है, पानी रोका जाता है और फिर उससे सिंचाई किया जाता है और उसमें मछली भी पालन किया जाता है। तो इस प्रकार से। ठीक, हानि क्या होता है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन करना पड़ता है, क्योंकि डैम बनाया जाता है ऊंचा ऊंचा, तो वहाँ आसपास पानी भर जाता है, यानी उनको विस्थापन करना पड़ता है। निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन, जल भर जाता है और स्थापित करने का इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई लाभ और हानियाँ। अब हम इसके बारे में एक एक पढ़ेंगे। ईंधन, तो इसका उपयोग जो है पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जो कि 50% से अधिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। पौधों और जानवरों के जो अवशेष हैं वो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे और ताप और दाब के प्रभाव से क्या हुए, वो जीवाश्म ईंधन में बदल गए। तो ये जो जानवरों पौधों के अवशेष थे धरती के अंदर दब गए लाखों वर्ष पहले, और ताप दाब के कारण जो है वो जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए, जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया, ये परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। अब जो है इन खनिजों के भंडार जो हैं वो सीमित हैं और विश्व की जनसंख्या जिस दर से बढ़ती जा रही है और इसका प्रयोग हो रहा है, इनके निर्माण की दर से वो कहीं ज़्यादा है, अतः ये शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, चलिए कोयला देखते हैं। तो ये बहुतायत में पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों में लोहा और इस्पात बनाने में किया जाता है, वाष्प इंजनों में किया जाता है और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो कोयले से प्राप्त विद्युत को हम क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कोयले का प्रयोग किया जाता है
कोयला जो है वो स्पेशली उसको गर्म करता है, फिर पानी होता है, फिर भाप बनता है, फिर टरबाइन को घुमाता है तो विद्युत उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो कोयला जिसका हम आज प्रयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पहले जो है विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है, इसलिए हम इसको अंतर्निहित धूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्निहित धूप। विश्व में अग्रणी जो कोयला उत्पादक देश हैं वो चीन है, यूएसए हैं, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कोयला का उत्पादन क्षेत्र रानीगंज, पश्चिम बंगाल, झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड में है। ठीक है, तो ये भारत वाला याद रखना है और ख़ास करके ऊपर के जो 3 हैं चीन, यूएसए और जर्मनी, ये आपको नोट करना है दोस्तों। चलिए पेट्रोलियम देखते हैं। तो पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, आपकी साइकिल को चरमराने से रोकती है, यानी कि हम मोबिल ऑयल और ग्रीस डालते हैं। इन दोनों की शुरुआत किससे होती है? गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक, फैल की परतों के मध्य में पाया जाता है, फैल की परतों के मध्य में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसको क्या किया जाता है? परिष्करणशाला में भेज दिया जाता है। तो अपरिष्कृत जो पेट्रोलियम होता है उसके प्रक्रम जब से हमारे पास बहुत सारे उत्पाद जो है उत्पन्न होते हैं, उसमें से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक आदि सारी चीज़ें जो है उसी परिष्करण से जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को हम काला सोना कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक जो है मूल्यवान होते हैं। तो पेट्रोलियम शब्द लैटिन से बना है, पेट्रो और फैल। पेट्रो का अर्थ होता है फैल और ओलियम का अर्थ होता है तेल, यानी कि फैल तेल हो गया इसका नाम। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मुख्य उत्पादक देश देखते हैं। तो ईरान, इराक, सऊदी अरबिया और कतर हैं। उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया में है। अन्य प्रमुख उत्पादक हैं ये मेन रूप से ये ईरान और ये सब हैं। तो मुख्य उत्पादक क्षेत्र अगर हम भारत की देखें, ये आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। असम का डिगबोई, मुंबई का हाई, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ, ये 3 क्षेत्र हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको जानना ज़रूरी है, आप इनको ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है, चलिए प्राकृतिक गैस में देखते हैं। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और यह तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल जो है धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस हो गया, नॉर्वे हो गया, यूके हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। आप लोग इनको ज़रूर नोट करिए कहीं साइड में। ठीक है, चलिए अब सीएनजी यहाँ पे दिखाया गया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये पर्यावरण हितैषी है और पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण भी करती है। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे देखेंगे। प्राकृतिक गैस अगर भारत की बात करें, विश्व में रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड हो गया। भारत की बात करें, जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा और मुंबई के कुछ क्षेत्र हैं जो कि आपको बहुत ही सावधानी के साथ नोट करना है, यही सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपभोग की वृद्धि दर में चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। ईंधनों को जलने से निकलने वाले जो विषैले प्रदूषक हैं वो भी चिंता के विषय हैं। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाता है। तो इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया है, जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। तो ये जो है अनवीकरणीय हैं, समाप्त होने वाले भी हैं, प्लस जो है इनसे प्रदूषण भी फैलता है। तो इससे जो है क्या हुआ कि इसको छोड़ो और नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं उनकी तरफ जो है बढ़ा जाए। तो उसमें देखते हैं जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित कर लिया जाता है। बांध के अंदर फिर पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है और टरबाइन जो है घूमते हुए जो है जनरेटर से कनेक्ट होता है और जनरेटर को वो घुमाता है और जिससे कि विद्युत उत्पन्न होती है। तो यह क्या कहलाता है? जल विद्युत कहलाता है।
फिर जो है विद्युत उत्पन्न होने के बाद जो जल बहता है उसको जो है सिंचाई कार्य करने में यानी कृषि कार्य करने में किया जाता है। तो विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जीके का आपका एक प्रश्न है। यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है कि बांध बना लिए, यहाँ पर जो है जल रुका हुआ है, वो पाइप के माध्यम से जो है यहाँ क्या किए कि ये जो ब्लेड है टरबाइन, इस पर जो है ये जल जब हम छोड़ते हैं ऐसे, ये जब जल यहाँ से ऐसे आता है तो इस टरबाइन को घुमाता है और इससे जो है ये जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है। फिर जनरेटर जो है घूमता है, फिर इससे जो है विद्युत उत्पन्न होती है। बहुत ही इजी प्रोसेस है आपको समझने के लिए। तो विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा, विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा वो किससे, जल विद्युत से उत्पन्न होता है। जल विद्युत के जो अग्रणी उत्पादक देश हैं वो पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। ठीक है। अब भारत की अगर बात करें तो भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र कौन कौन से, भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर सागर, ये 4 हैं जिनको आपको तुरंत ही कॉपी पर नोट करना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। तो जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि अगर वर्तमान दर से इसका उपभोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब इसका प्रयोग करेंगे तो ये पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करेगा। इसलिए हम गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो नवीकरणीय हैं, इनके प्रयोग करने की हमें आवश्यकता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं इनके लाभ और हानियाँ क्या हैं। जैसे कि पवन ऊर्जा है तो प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो गया फिर विद्युत उत्पादन करता है बहुत कम लागत में और स्वच्छ सुरक्षित भी है और साफ भी होता है। हानि क्या होती है कि ध्वनि प्रदूषण करता है और पवन चक्कियाँ स्थापित करने में बहुत महंगा भी लगता है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेत हैं उसमें व्यवधान आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और पक्षियों के लिए भी ये हानिकारक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो 2 पॉइंटें आपको इसमें नोट करना है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सौर ऊर्जा में देखेंगे तो असमाप्य है क्योंकि सौर ऊर्जा तो कभी समाप्त होने वाला है नहीं, प्रदूषण मुक्त भी है। हानि क्या है कि अभी ये बहुत खर्चीला है और स्रोत के विपरीत होने से जो है वो ऊर्जा की बर्बादी भी हो जाती है। ज्वारीय ऊर्जा में देखेंगे प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है, लेकिन वन्य जीव आवास को नष्ट कर देता है क्योंकि उसमें जो भी विधि हम लगाते हैं पानी को रोकने के लिए तो पानी अंदर जाता है, बाहर आता है, फिर टरबाइन चलता है तो उसमें जो भी जीव जंतु होंगे उनके लिए वो खतरनाक होता है। अगर उसमें कहीं फंस गए तो मर भी जाते हैं। दोहन में जो है वो बहुत कठिनाई भी होती है। परमाणु ऊर्जा में देखते हैं तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा इससे उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन हानि भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है, बहुत खर्चीला भी है। बायोगैस की बात करें तो कम लागत, उपयोग में आसान भी है और जैव व्यर्थ का उपयोग जैसे कि बायोगैस उत्पादन में किया जाता है। हानि क्या है कि हरित गृह प्रभाव का कारण, क्योंकि इससे मीथेन और CO2 जो है वो गैस निकलती है। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा की अगर बात करें तो स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी और हर समय उपलब्ध है, लेकिन शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन में वो जो है बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो अब हम इनके एक एक ऊर्जा के बारे में देखेंगे। पहले सौर ऊर्जा देखेंगे तो सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन जो है वो अनुभव किया जाता है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल क्या करता है, सौर से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो कई सौर सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जो है वो जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय जो देश हैं उनके लिए सौर ऊर्जा बहुत ही उपयोगी है। सौर ऊर्जा का उपयोग जो है सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर, समुदाय को रोशनी देने के लिए और यातायात में जो संकेतक होते हैं उनके लिए भी पैनल जो है वो लगे रहते होंगे, रोड पर आप लोग देखते होंगे।
पवन ऊर्जा ये एक असमाप्य ऊर्जा है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए जो है वो चिरकाल से ही चला आ रहा है। तो वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र वृद्धि से गति हवाएं चलती हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी रहती हैं। सेम काम है। तो जो पवन चक्कियाँ होती हैं वो तेज़ हवाएं चलती हैं तो पवन चक्कियाँ घूमती हैं, फिर जनरेटर से जुड़ी हुई होती हैं, तो जिससे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म जो होते हैं वो तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहाँ पर स्थित होती हैं। कहाँ कहाँ? तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में। ठीक है, चलिए अब पवन फार्म जो है नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन, ये आपको नोट करना है। यहाँ पर जो है ये अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे कि यूरेनियम और थोरियम हो गया, परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती हैं। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा सबसे बड़ा उत्पादक जो देश हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है, यही आपको जानना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। ठीक है, यूएसए और यूरोप। भारत की बात करें तो वो जो है राजस्थान के पास, राजस्थान और झारखंड के पास जो है वो यूरेनियम के निक्षेप हैं। साइड में आप देख सकते हैं कुछ जीके वाली पॉइंट दी गई हैं। तो थोरियम जो है विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार जो है एग्जाम में आया है। केरल के मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। ठीक, भारत में स्थित परमाणु केंद्र अगर देखें तो तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट जो है वो राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरौरा और कर्नाटक में कैगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी आप जो है एक लिस्ट जो है ऐसे आप बना लीजिए कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका नाभिकीय रिएक्टर। इसमें जब विखंडन होता है, गर्म होता है, यहाँ से जल गर्म होता है और यहाँ पर आता है, तो ये जो है इसमें जो भाप जो बनती है फिर यहाँ से जाती है और वो इस टरबाइन को घुमाती है, फिर वो जनरेटर से लगा होता है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा देखते हैं तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। भूतापीय ऊर्जा हम जानते हैं कि पृथ्वी में गहराई के बढ़ने के साथ तापमान लगातार बढ़ता जाता है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा जो है भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी उत्पन्न होती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब बर्फों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा की सहायता से यहाँ पर जो है वो भोजन पकाया जा रहा है। तो भूतापीय ऊर्जा यहाँ पे जो है गर्म गैसें वाष्प निकलती हैं, तो अगर कोई दरार हो गया तो ऐसे निकल रही है, और अगर उसको हम खनन कर लिए तो एक पाइप के माध्यम से जो है इसको हम ले करके टरबाइन में जाते हैं और टरबाइन घुमाता है और फिर जो है विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए तो नहाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यूएसए जो है वो विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र जो है यूएसए में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में लगाया गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यूएसए के बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड का, फिलीपींस का नाम आता है। अगर भारत की बात करें स्पेशली तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण, अभी जो आपको पिक्चर में दिखाया, लद्दाख में पूला घाटी, तो 2 जगहों पर पाए जाते हैं, ये आपको तुरंत नोट करना चाहिए। ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने पर बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय जो है ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है। जब उच्च ज्वार आता है तो पानी उठ जाता है और जो हम बांध बनाए रहते हैं उसमें जा कर के एक नालियाँ बनाए रहते हैं, उस नाली से जब गुजरता है तो उसमें टरबाइन लगा रहता है जो कि घूमता है और फिर वो जनरेटर से जुड़ा होता है जो फिर ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। तो रूस हो गया, फ्रांस हो गया और भारत में कच्छ की खाड़ी हो गई, यहाँ जो है आपके ज्वारीय ऊर्जा के
जो है उत्पन्न करने के सिस्टम आपको मिल जाएंगे। फिर बायोगैस देखते हैं। बायोगैस क्या होता है कि जैव अपशिष्ट जैसे कि मृत पौधे हो गए, जंतुओं के अवशेष हो गए, पशुओं का गोबर हो गया और रसोई के अपशिष्ट हो गए और गैसीय ईंधनों में इन सबको क्या किया जा सकता है, वो बदला जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट होते हैं वो बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। किसके द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, जो अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। मीथेन यानी CO4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो बायोगैस में कौन कौन सी 2 गैसें पाई जाती हैं, तो ये आप याद रखिएगा। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पन्न करने का सर्वोत्तम ईंधन है। प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का भी इससे उत्पादन हो जाता है। तो ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। ठीक, इसमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें, ऊर्जा के भविष्य को जो है वो सुनहरा बनाएं। यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो हम टैंक में डालते जाएंगे और यहाँ से जो है वो बैक्टीरिया द्वारा अपघटित कर करके बायोगैस बना दिया जाएगा। तो गैस यहाँ से निकलेगा, हम खाना वाना बनाने या शक्ति या फिर ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ जो अपशिष्ट होगा फिर उसको निकाल लेंगे, वो खाद बन जाएगा और इसका प्रयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। तो कई सारे जो है इसके फायदे हैं। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ें किया जा सकता है। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताओ। तो बहुत ही आसान है, आसपास अपने देखिए, लोहा हो गया, नमक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, जो कि तुरंत आप अपने आसपास देख सकते हैं। अयस्क क्या है, तो फैल होता है जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। धात्विक खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हमने बताया था आपको कि आग्नेय फैल और कायांतरित फैलों में धात्विक पाए जाते हैं और अवसादी फैल में अधात्विक पाए जाते हैं। चलिए, प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न 2, तो अगर भारत की बात करें तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कहाँ, मुंबई के अपतटीय क्षेत्र, तो 2 जगह पाए जाते हैं। निम्न में से आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में हम जो है वो बायोगैस प्लांट का सुझाव देंगे। तटीय क्षेत्रों में जो है ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा का सुझाव दिया जा सकता है। शुष्क प्रदेशों में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सुझाव दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं, बहुत ईजी है। तो नीचे में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है, तो खनिज की विशेषता वो असमाप्य होते हैं। तो खनिज असमाप्य थोड़ी हैं, अगर हम उनका प्रयोग इसी तरह से फर्जी करते रहेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गलत है। कौन सा अभ्रक उत्पादन देश नहीं है, तो कर्नाटक। कर्नाटक में कोलार की खान जो है वो सोने के लिए ज़्यादा फेमस है। तांबे का अग्रणी उत्पादक तो चिली है, ये मैंने आपको बताया ही था। और अगला कि किस प्रक्रिया के माध्यम से जो है आप रसोई घर में LPG को संरक्षित नहीं करेंगी यानी कि खर्च करेंगी। तो अगर पकाने से पहले कुछ समय के लिए दाल को भिगो दिए तब भी इससे गैस बच जाएगा। प्रेशर कुकर का प्रयोग करेंगे तब भी खाना जल्दी हो जाएगा। पकाने से पहले सब्जी को काट लेंगे तो इससे भी गैस आपकी बच जाएगी। और लेकिन खुली कढ़ाई में आप कम ज्वाला पर जो है आप भोजन पकाएंगे तो इसमें जो है LPG आपका ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों, ये जो है चैप्टर हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई या कोई प्रॉब्लम है या अच्छा लगा तो उसमें कमेंट आप लोग ज़रूर करिए, ताकि जो है इसको और अच्छे से किया जा सके। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।